क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है? जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल मीडिया में आकर के ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से डिफॉल्ट कर सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे आने वाली है। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिफॉल्ट एक कंट्री कैसे हो सकती है। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि एक व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उसे समय पे वापस नहीं कर पाता तो वो बैंक उसे डिफॉल्ट लिस्ट में डाल देती है या फिर डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देती है। लेकिन एक देश, एक इंडिविजुअल नहीं होता तो वो कैसे डिफॉल्ट हो सकता है? वेल, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक देश काम कैसे करता है, वो अपनी कमाई कैसे करता है, वो अपने खर्च कैसे करता है। एक देश को चलाने के लिए उसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट यानी जरूरत की वो चीजें जो आपके अपने देश में या तो कम पैदावार में हो या ना हो, वो आप उन देशों से खरीदते हैं जहां पे वो अच्छे खासी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब है आप जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसे आप दूसरे देशों को बेचते हैं। वेल, आसान शब्दों में कहें तो किसी भी देश को चलाने के लिए लेन देन करना पड़ता है और ये लेन देन करने के लिए लगभग हर देश में डॉलर्स में पेमेंट की जाती है। जी हाँ, डॉलर्स जो लगभग पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम का हिस्सा है, वही डॉलर पाकिस्तान के ट्रेड सिस्टम को भी एग्जीक्यूट करता है। और ट्रेड करने के लिए हर देश को अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है, यानी इतना पैसा अपने फॉरेक्स बैलेंस में जिससे आप ट्रेड को अंजाम दे सके। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इस तरह से भी समझा जा सकता है, जब आप किसी देश को पेमेंट करते हैं किसी इंपोर्ट के बदले तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बैलेंस जो है वो कम होता है, यानी हम इसको एक खर्च कह सकते हैं जो आपके मुल्क के ऊपर, आपके देश के ऊपर पड़ रहा है। वहीं जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में आप प्रोड्यूस की हुई चीजें दूसरे देशों को बेचते हैं जिससे आपके देश में डॉलर्स या पैसे आते हैं। ये एक तरीके से आप इसको कमाई कह सकते हैं जो आपका देश करता है, और इसी तरीके से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बैलेंस है, वो मेंटेन रहता है। अब आते हैं पाकिस्तान के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा पे। पाकिस्तान का करंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट 34.57 बिलियन डॉलर का है, जिसका मतलब है इतना ही पैसा पाकिस्तान को एनुअल बेसिस पे चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पर सैडली पाकिस्तान के पास 34.57 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर ही बचे हैं उनके फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस में, जो कि अभी एक दो दिन पहले ही कंफर्म किया है वहीं के मिनिस्टर्स ने। यानी पाकिस्तान को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए एक साल में, उसमें 30 बिलियन डॉलर कम है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास जो करंट डेट में 4.5 बिलियन डॉलर उनके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हुए हैं वो भी तेजी से कम हो रहे हैं। क्या होगा अगर पाकिस्तान के पास मौजूद ये 4.5 बिलियन डॉलर भी खत्म हो जाए? पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस अगर जीरो हो गया तो पाकिस्तान कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई शायद अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगी। और सैडली पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ पैसे कमा सके। एज पर द इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान ट्रेड डेटा, पाकिस्तान दुनिया में 68वें स्थान पर आता है ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स में। पर यह हालत अब और भी बुरी हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में आए फ्लड के चलते पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लगभग 30 बिलियन डॉलर का। और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस में सिर्फ 4 बिलियन डॉलर ही बचे हुए हैं, जिससे उस लॉस की भरपाई नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान में आज की डेट में आपको सुनने को मिलेगा कि आटा महंगा है, तेल महंगा है, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल लोगों की महंगी हो गई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी आ जाता है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमी है यानी जीडीपी है वो 376 बिलियन डॉलर की है, तो क्या ये 376 बिलियन डॉलर पाकिस्तान यूज करके अपने बुरे दिन को ठीक कर सकता है? वेल, इसे समझते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को 4 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पर्सनल कंजप्शन, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तीसरा बिजनेस डेवलपमेंट और चौथा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जी हाँ, इन्हीं चारों कंपोनेंट्स को आप मिला दें तो बनेगा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब है एक साल में आपका देश जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है हम उसे ही जीडीपी कहते हैं, यानी आपकी टोटल इकोनॉमी कहते हैं।
किसी भी देश को अगर अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो उसे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ाने से भला इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जैसा कि अभी हमने समझा कि किसी भी देश की इकोनॉमी या जीडीपी को हम 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं: पर्सनल कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसे में जब किसी भी देश के गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वहां पे कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ेगा। जब कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ेगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जब कंज्यूमर कंजप्शन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलेंगी, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। यही 4 कंपोनेंट्स सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने से अपने आप ऊपर चली जाएंगी। इंडिया को ही ले लीजिए, इंडिया में आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है। जी हाँ, 8.7% की ग्रोथ से, अभी एनुअल ग्रोथ से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, और करंट जो जीडीपी है दैट इज $3.18 ट्रिलियन। जी हाँ, $3.18 ट्रिलियन से अभी इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और एक अनुमान ये भी है कि अगर इसी ग्रोथ से इकोनॉमी बढ़ती रही तो 2024 और 25 के एंड तक आते आते इंडिया की टोटल इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। पर पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गया। और जैसा कि सब जानते हैं, एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री सस्टेन लंबे समय में कभी नहीं कर सकती। ऐसे में एक सवाल और आ जाता है कि क्या पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार पाकिस्तान का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस न करना है? पाकिस्तान के केस में सारा का सारा ब्लेम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे डाल देना ये पूरी तरीके से फेयर नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल गवर्नमेंट का शिकार रहा है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से। अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तान ने कभी भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे कभी भी उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान पे बहुत पहले ही एक ठप्पा टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का भी लग गया था। पर क्या इन सब का सॉल्यूशन है? पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट बना ले तो क्या ये सब कुछ ठीक हो सकता है? पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट एंड आर्मी या तो एक ही रहे हैं या तो कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पाया, खासतौर पे लंबे समय के लिए, जिससे उनके देश को फायदा हो। अगर वो कोई पॉलिसी बनाते भी हैं तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से वो एक दूसरे की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खास तौर पे ऐसी पॉलिसीज जो उनकी इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को और बेहतर बना सके। और इसी का खामियाजा आज पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसको भुगत रहा है। डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज में बुरी तरीके से फेल होने की वजह से पाकिस्तान में आज की डेट में सिविल वॉर के दौर पैदा हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट बना भी लेता है तब भी उसके लिए हालात बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आगे कुआं एंड पीछे खाई, क्योंकि अगर वो जद्दोजहद करके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को बचा भी देता है फिर भी वो अपने सिविल वॉर को होने से नहीं रोक पाएगा। जहां एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक लैंड को कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ वहीं पे बलोचिस्तान में बलोच जो कम्युनिटी है उन्होंने अपनी आजादी की मूवमेंट छेड़ रखी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को बचाने की कोशिश करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो सिविल वॉर को होने से रोक पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही डिटेल में और दूसरे और डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। जय